हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट बी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वयं को समझना के आगे का पार्ट, जिसमें आपको समझना है स्वयं का विकास एवं विशेषताएं क्या हैं। इससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी स्वयं को समझना के पहले पार्ट में ये जाना था कि मैं कौन हूँ, यानी मैं स्वयं, आत्मसम्मान और सेल्फ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि हम स्वयं का विकास एवं विशेषताएं क्या हैं और इसे किस तरीके से हम समझते हैं। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ स्वयं की भावना पैदा नहीं होती है, यानी उसे नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभवों के बेसिस पे, उनके अनुभवों के फलस्वरूप ही जानता है धीरे धीरे कि वो कौन है, और उसके अंदर स्वयं की भावना का निर्माण भी होता है और विकास भी होता है। तो इसीलिए हमने इस जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया, ये समझने के लिए कि हर अवस्था की अपना एक अवस्था में अपना एक विकास होता है और हर अवस्था की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक जो है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक का समय हम उसे कहते हैं शैशवावस्था यानी शैशव काल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। और जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं इन्फेंट्स। तो हम जानते हैं शैशवावस्था क्या है और इसमें स्वयं का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे हमें पता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि वो कौन है और वो दूसरे से अलग है या वो एक विशिष्ट व्यक्ति है, तो उसको उसकी पहचान नहीं होती, उसको उसका सेल्फ रिकॉग्निशन नहीं होता। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे बच्चे को शीशे के सामने, आप मिरर के सामने खड़ा करते हैं, तो उसे जब छोटा बच्चा वो देखता है सामने मिरर में, तो वो ये समझता है कि ये कोई और बच्चा है, वो उसे देखकर हंसता है या कभी कभी डर भी जाता है। तो ये एक इस चीज़ का उदाहरण है कि बच्चे को ये पहचान नहीं है कि ये उसी का हाथ है अगर वो देखता है शीशे में, या वो ये नहीं समझ पाता कि ये मैं हूँ यानी ये मेरी पहचान है, क्योंकि उसको इस चीज़ का अभी ज्ञान नहीं है। तो इसके दौरान जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि धीरे धीरे जब बच्चा लगभग 18 महीने की आयु तक हो जाता है यानी लगभग 1.5 साल का, तब उसे अपनी छवि की धीरे धीरे पहचान होने लगती है। यानी वो जब शीशे में देखता है तो वो ये जानने लगता है कि ये मैं हूँ, वो समझने लगता है, वो हंसने लगता है और धीरे धीरे उसे अपनी स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। उसके अलावा उसे ये भी पहचान होती है कि वो दूसरों से अलग है और विशिष्ट है। और उदाहरण के लिए हमने आपको यहाँ पर देखिए चित्र में दिया हुआ है कि वो अपना प्रतिबिंब जब बच्चा शीशे में देख रहा है, एक 18 महीने का या 1.5 साल का बच्चा, तो वो उसे छू करके पहचानने लगता है, यानी वो उसे छूने लगता है और ये जान जाता है कि ये मैं हूँ शीशे में, और जैसा मैं कर रहा हूँ वो शीशे में जो है वो भी वैसा ही कर रहा है। तो यानी उसे अपनी छवि का ज्ञान हो जाता है। उसके अलावा लगभग दूसरी छमाही के दौरान, दूसरे वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान, यानी कि जब बच्चा 2 साल से ऊपर हो जाता है, तो वो मैं कहना शुरू कर देता है, यानी इन जो सर्वनाम है उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये मैं हूँ, ये मेरा है, मेरा पानी, मेरा खिलौना। तो वो हक जताने लगता है, यानी उसे अपना और अपनी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। वो मेरा खिलौना, मेरी माँ कहना सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ है, ये मेरे दादाजी है, ये मेरे पिताजी हैं। तो वो अपने ही अनुभव से ये चीज़ सीखा है कि ये मेरा है, वो उसका खिलौना है। और उन्हीं अब अनुभवों के आधार पर जो वो करता है, वो उसी के आधार पर बताने लगता है कि ये मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से वो, अगर आप उसको कोई फ़ोटो दिखाओगे तो वो अपने आप को पहचानने भी लगेगा। अगर आप उसको जैसे उसकी माँ अगर उसके सामने है तो वो उसे पहचानेगा कि वो उसकी माँ है, और अगर माँ वहाँ पे नहीं है, आप उसको फ़ोटो दिखाओगे तो वो उस फ़ोटो को देखकर खुश होने लगेगा, यानी वो पहचान लेगा कि ये मेरी
माँ है, तो बच्चा उसी तरीके से अपनी फ़ोटो भी पहचानने लगता है, अपने रिश्ते जो आसपास के लोग हैं उनको भी पहचानने लगता है। यानी 2 साल से ऊपर के बच्चे को मैं और अपनी चीज़ों का और अपने अधिकार का ज्ञान होने लगता है। तो ये हमने पढ़ा इन्फेंसी के दौरान कैसे विकास होता है स्वयं का। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, ये आप क्लास 11th में क्लास के इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्री स्कूलर जिन्हें हम कहते हैं, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो जो है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। तो लगभग 3 वर्ष की आयु में बच्चों का हम जानते हैं कि भाषा का विकास हो जाता है, वो बोलना सीख जाते हैं, धीरे धीरे सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो जब वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और अपने चलने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो उनको ये एहसास हो जाता है और वो ये पहचानने लगते हैं अपनी क्षमताओं के बारे में। यानी अभी तक आपने देखा बच्चा इससे पहले इन्फेंसी में या शैशवावस्था में सिर्फ अपनी चीज़ों को और अपने चेहरे को पहचानता है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो वो अपने कार्य के आधार पर अपनी क्षमताओं और अपनी विशेषताओं को पहचानने लगता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, मैं बहादुर बच्चा हूँ या मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। यानी उस बच्चे को अपनी विशिष्टता का, अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाता है और उसके बाद उनमें स्वयं की संकल्पना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब अगर हम देखें तो ये जो स्वयं की अवधारणा है, यानी जो बच्चे में स्वयं का ज्ञान है, वो किस आधार पर हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या कहता है, बच्चा अपनी शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर भी अपने आप को पहचानने लगता है। यानी जब वो कोई कार्य करता है तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। कोई जैसे एक छोटे बच्चे ने ड्राइंग करी तो वो काम करके खुश हो जाता है कि मैं इतना अच्छा मैंने काम किया, और वो काफ़ी अगर आप ताली बजाएंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे तो और एक्साइटेड हो जाता है और उत्साहित हो जाता है। उसी तरीके से अगर बच्चा अपनी तुलना किसी और से करता है तो वो ये कहने लगता है कि मैं लंबा हूँ, मैं मज़बूत हूँ, मैं छोटा हूँ, या मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। तो ये बच्चा जो है अभी हालांकि ये नहीं समझता कि वो कितना लंबा है ना, किसी से कितना लंबा है या कितना छोटा है, या दूसरा बच्चा उससे उम्र में छोटा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लेकिन उसको ये ज़रूर ज्ञान है कि वह लंबा है और वो मज़बूत है। यानी वो ये कहता है कि मैं लंबा हूँ तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि उम्र का भी कोई इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये एक शारीरिक विशिष्टता के आधार पर उसे ज्ञान है। दूसरा है मूर्त गतिविधियों के आधार पर, यानी जो वो गतिविधियां बच्चा करता है उसके आधार पर वो ये कह सकता है कि मैं तेज़, जैसे उदाहरण के लिए मैं तेज़ साइकिल चलाता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। यानी बच्चे खुद की क्षमताओं के आधार पर खुद को समझने लग जाते हैं। उसके अलावा है थर्ड, देखो, स्मरण शक्ति के आधार पर, यानी अपनी मेमोरी जो है उसके आधार पर बच्चा जो है वो अपनी स्वयं की संकल्पना में बहुत ज़्यादा वाक़ई होते हैं। यानी जब वो, जिन्हें वे अक्सर अपने माता पिता और परिवारजनों के से उनके विषय में सुनते हैं। यानी अगर बच्चे जो माता पिता है वो बच्चे से ये कहें कि जब आप छोटे थे तो आप बहुत अच्छी पोएम सुनाते थे, बहुत अच्छा हंसते थे, तो वो वही सुन कर के आपको भी ये बोलेगा या दूसरे को भी ये बोलेगा कि जब मैं छोटा था मैं बहुत हंसता था। हालांकि उसे ये ज्ञान नहीं है, उसे मेमोरी याद नहीं है बचपन की, लेकिन फिर भी सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके माँ बाप ने उन्हें कहा है, तो वो ये वाक्य को स्वयं के स्मरण शक्ति के आधार पर, यानी जो मम्मी पापा ने कहा वो उसे याद है और वो उसके आधार पर उसको स्वयं की विशेषता बना लेता है और वो उसको जानने लगता है। चौथा आप देखें आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर। आंतरिक कल्पनाओं मतलब अपने इमेजिनेशन, यानी बच्चे जो दिमाग में कहानी बनाते हैं, जो कैरेक्टर बनाते हैं, वो उसके आधार पर ही अपने मन में एक छवि बसा लेते हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चे टीवी देखते हैं, कहानी सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं बहुत अच्छे से, जिस कविता या कार्टून फॉर एग्ज़ाम्पल उसको इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो उसी तरीके से अपनी छवि मन में बसा लेते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे कहते हैं मैं सुपरमैन हूँ, मैं आयरन मैन हूँ, मैं स्पाइडर मैन हूँ, या बच्चे जो भी उनको पसंद आता है
वो उसके जो हीरो या जो कार्टून उन्हें पसंद आता है उसके कपड़े पहनने की इच्छा रखते हैं, और अगर वो ऐसा उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते हैं हाथ में बंदूक लेकर के कि मैं देखो मैं सुपरमैन हूँ, है ना। तो डॉक्टर की तरह वो, अगर आप उनको डॉक्टर सेट दोगे वो डॉक्टर की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो वो उसी तरीके से जो है मरीज़ का इलाज करेंगे। यानी उनके मन में उन्होंने ये चीज़ टीवी से या कहीं से सुनी है कि एक डॉक्टर होता है वो इलाज करता है, तो वो अपने आप को भी वो ही छवि बना लेते हैं, वो ही कैरेक्टर जो है वो प्ले करने लगते हैं। तो ये भी एक तरीके का उनके अंदर स्वयं का विकास है, यानी वो स्वयं को इस तरीके से धीरे धीरे एक्सपीरियंस यानी अपने अनुभवों के बेसिस पे समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपने अलग अलग गुणों की पहचानने में असमर्थ, यानी बच्चों में 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें अभी ये ज्ञान नहीं होता है कि उनमें अलग गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, वे अलग अलग समय में अच्छे, बुरे, मतलबी या आकर्षक हो सकते हैं। अभी छोटे बच्चों को ये पहचान नहीं होती है कि उनमें अलग अलग गुण भी हैं, यानी कभी जैसे उनको गुस्सा आता है, कभी उनको बहुत ज़्यादा खेलने का मन करता है ना। ये सारी चीज़ें बच्चे अभी नहीं जानते, इतने छोटे बच्चे, कि उनके अंदर ही अलग अलग विशिष्टताएं या अलग अलग गुण हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये जो 5 आधार पढ़े हैं, 5 इनके बेसिस पे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो स्वयं की अवधारणा या विशिष्टता समझने लगते हैं। अब हम देखेंगे 3 से 6 वर्ष की आयु के बाद 7 से 11 साल, यानी जिनको हम मध्य या उत्तर बाल्यावस्था या मिडिल या लेट चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस तरीके से इनमें स्वयं का विकास होता है। अब देखें, बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी जो स्वयं के प्रति सोच होती है वो और ज़्यादा जटिल होने लग जाती है, यानी वो अब अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं और अपनी क्षमताओं के लिए सचेत हो जाते हैं और ज़्यादा अपने आप को समझने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हम देखें इस अवस्था में तो इनकी जो स्वयं की अवधारणा है बच्चों की, ये निम्न विशेषताओं के आधार पर होती हैं। सबसे पहला आंतरिक विशेषताएं, यानी जो उनके आंतरिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर वो ये चीज़ समझते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। जैसे बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता को सिद्ध करने पर ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। यानी उदाहरण के लिए आप देखो, बच्चा कहता है मैं तेज़ दौड़ता हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, या मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ। वो ये नहीं समझता कि वो बच्चा मुझसे लंबा है या छोटा है, वो सिर्फ ये इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि मैं ये काम ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ, है ना। तो इसका मतलब वो अपने अंदर के जो गुण हैं वो उनको अपनी क्षमताओं के आधार पर अच्छी तरीके से पहचानने लगते हैं और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा, सामाजिक पहचान के आधार पर। अब देखो सोशल आइडेंटिटी क्या है, हमने पढ़ा था अपने दोस्त यानी अपने ग्रुप, अपने समाज के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में जब हम रहते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, यानी वो अपने दोस्तों द्वारा, उनके ऊपर अपने दोस्तों द्वारा स्वीकारे जाने और उनसे तुलना के प्रति अधिक जागरूकता होने लगती है। अगर आप देखें उदाहरण के लिए, तो ये जो बच्चे होते हैं 7 से 11 उम्र के, ये सामाजिक हो जाते हैं क्योंकि स्कूल जाने लगते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हो जाते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, मैंने ये गेम खेला था तो मैं उसमें फ़र्स्ट आया था। और मैं दोस्तों द्वारा जैसे पार्टी में बुलाए जाना, किसी अपने दोस्त की किसी कोई स्पेशल इवेंट है, जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब है, या फिर जैसे अगर उनका चयन किसी डांस कंपटीशन के लिए होता है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा विशेषता देने लग जाते हैं। यानी उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा है कि मैं आगे हूँ, यानी मैं किसी चीज़ में अव्वल हूँ। तो वो इस चीज़ को सामाजिक पहचान के आधार पर बनाने लगते हैं, यानी एक ग्रुप में वो सबसे अलग हैं, वो सबसे विशिष्ट हैं, इस चीज़ की पहचान उनको हो जाती है। उसके अलावा आप देखो सामाजिक तुलना के आधार पर, अभी अपने पढ़ा सामाजिक पहचान के आधार पर, अभी आप समझेंगे सामाजिक तुलना के आधार पर। यानी ये बच्चे तुलना भी करने में भी सक्षम हो जाते हैं, यानी उन्हें ये अब ज्ञान आ चुका है कि दूसरा व्यक्ति उनसे
वो उन दूसरे व्यक्ति से, अपने दोस्त से, अपने भाई बहन किसी से किस तरीके से बेहतर है। जैसे आप देखेंगे तो बच्चा ये इस 7 से 11 साल का बच्चे को ज्ञान हो जाता है और वो ये कहने लगता है कि मैं उससे ज़्यादा होशियार हूँ, मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ, या मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा गाना गाता हूँ, या मुझे उससे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करनी आती है। तो ये बच्चे जो हैं अपनी तुलना के आधार पर अपनी स्वयं की पहचान को समझ लेते हैं। अब आप देखो, वास्तविक एवं आदर्श स्वयं के आधार पर, आदर्श मतलब जो एक आइडियल सेल्फ है जो वो समझते हैं, और वास्तविक मतलब जो वो रियल में है। यानी एक बच्चा जो है इससे पहले 7 साल से पहले ये नहीं जानता कि वो वास्तविक में क्या है और वो जो सोचता है उसमें कितना अंतर है। लेकिन 7 से 11 साल के बच्चे इसमें अंतर समझने लगते हैं। अगर आप देखें अपनी वास्तविक क्षमताओं को जो उनके पास हैं और होनी चाहिए, वो उनको समझने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो ये जान जाता है कि मैंने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करी तो मेरे अच्छे मार्क्स आए। और अगर बच्चा फ़ेल हो जाता है तो वो ये भी समझ जाता है कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए मैं फ़ेल हो गया। यानी उसने ये चीज़ को डिफ़रेंस करना समझ लिया कि अच्छा पढ़ने से ही हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। और उसके अलावा बच्चा जब एक्सपीरियंस अपने अनुभव करता है तो वो ये भी समझ जाता है कि किस तरीके से वो अपने मित्र बनाता है, या मित्र बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए। यानी आदर्श जो है उसको और जो वो वास्तविक में है उसको क्या अंतर है, और वो उसे किस तरीके से समझ सकता है। अगला हम पढ़ेंगे मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर। मित्र समूह मतलब जो आपके दोस्त हैं, तो ये बच्चे 7 से 11 साल के जो बच्चे हैं वो दूसरे के आधार पर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य होने के लिए क्या उन्हें करना चाहिए ये चीज़ समझ जाते हैं। जैसे बच्चे को पता है कि अगर वो लड़ाई करेगा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। अगर 4-5 बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो अपने दोस्त से अगर वो लड़ाई करेगा तो उससे कोई बात नहीं करेगा। तो वो ये बच्चा समझ जाता है कि मेरे को अपने दोस्त बनाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, यानी मुझे अपने लिए ये गुण मुझे अपनाना पड़ेगा। मैं जब अच्छा बनूँगा तो मेरा दोस्त जो है मुझे अच्छा मानेगा और हमारी दोस्ती बढ़ेगी। तो वो ये चीज़ समझने लगता है कि जो बुरी आदतें हैं या जो अच्छी आदतें हैं वो क्या है, और उसे अपने आप के लिए, अपने आप को स्वीकार्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और लास्ट है, देखो, आयु बढ़ने के अनुरूप बच्चे को स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक होता है। ऐसा वस्तुओं और स्थितियों को अन्य लोगों के नज़रिए से देखने की क्षमता के विकास के कारण होता है। यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान होने लगता है कि जो चीज़ें और जो सिचुएशन या जो स्थितियाँ अन्य लोगों जो दूसरे लोग उसे जैसे देखते हैं वो मैं भी उसे उसी तरीके से देखूँ। यानी अगर वो कोई काम करता है तो उसे ये चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि मैंने कोई चीज़ सपोज़ घर में अगर कोई चीज़ मैंने तोड़ दी है तो उसको ये चीज़ का ज्ञान है कि मैंने ये चीज़ तोड़ दी है तो आके मुझे मम्मी या पापा कोई डांटेगा इस चीज़ के लिए। तो वो यानी दूसरे के नज़रिए से समझने लग गया है कि मम्मी पापा डांटेंगे, यानी अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए मुझे डांट पड़ती है, और अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो मुझे उसके लिए शाबाशी मिलती है। तो यानी बच्चे ने जो है अपना वास्तविक उसको ज्ञान होने लगता है। तो इसी तरीके से बच्चों हमने देखा 7 से 11 साल के बच्चों के अंदर किस तरीके से ये सारे ज्ञान विकसित होते हैं स्वयं को लेके। और आप अगर आपने अभी तक देखा तो हमने देखा जब बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं था, और धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ी उसने अपने अनुभवों, अपने खेल, अपनी सामाजिक जो उसका पहचान है लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यानी उसने अपने अनुभव से ही ये ज्ञान अर्जित किया है, और उसे स्वयं का विकास उसमें अपनी उम्र के साथ साथ और अपनी अनुभवों के साथ साथ हुआ है। ठीक है, तो यानी अभी तक हमने पढ़ा शैशवावस्था 0 to 2 ईयर्स, उसके बाद प्री स्कूल यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 साल तक, और उसके बाद हमने मध्य और उत्तर बाल्यावस्था यानी अर्ली यानी मिडिल और लेट चाइल्डहुड आपका 7 से 11 साल तक। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो कि होती है किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। इस समय पहचान या स्वयं की जो पहचान है हम कह सकते हैं, ये कितनी ज़रूरी होती है। देखो, हम सभी चाहते हैं कि किशोरावस्था एक
निर्णायक मोड़ या एक टर्निंग पॉइंट होता है। एडोलेसेंस जो बच्चे होते हैं, जो किशोर जो बच्चे होते हैं, जिनको हम टीन एज भी आप कह सकते हो, तो ये जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा अपने आप को जानने के लिए उत्साहित होते हैं, और इस समय जो बच्चे को अपनी पहचान मिलती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उसके आसपास के वातावरण से, उसके व्यक्तित्व से। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किशोरावस्था इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इस समय पहचान जो बच्चे की है, स्वयं को जानने की जो इच्छा है, वो क्या है और कितनी ज़रूरी है। देखो, पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़ना और समझ में आनी चाहिए कि क्यों है ऐसा। देखो, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है एरिक एच एरिक्सन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी या एक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था कि शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति ऐसे कुछ विशेष विकासोचित यानी कुछ ऐसे विकास वाले कार्य करने पूरे होते हैं जिनको पूरे किए बिना वो अपने अलग चरण में यानी अलग अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी अब जब से बच्चा पैदा होता है, जो भी विकास की अवस्थाएं हमने पढ़ी, यानी शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर और मध्य बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद आती है आपकी एडल्टहुड आती है, वृद्धावस्था। मतलब ये जो सारी स्टेजेस डिवाइड की गई हैं आयु के अनुसार, एज के अनुसार, तो इनका मतलब ये है एरिक एच एरिक्सन का कि ये सारी अवस्थाएं जो हैं, इनको एक विशेष इन अवस्थाओं में हमें कार्य करने होते हैं जिनको किए बिना हम आगे स्टेज में नहीं बढ़ सकते। यानी यही एक विकास का चरण है। हर स्टेज में विकास होता है और आगे बढ़ने के लिए हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं या फिर उनमें हमें कार्य को पूरा करना होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, आप देखोगे शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हमने पढ़ी, 2 से 4 वर्ष की आयु लगभग, इसमें जो होते हैं बच्चे अपनी आंतों व मूत्राशय की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना ज़रूरी है। इसके बिना बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक अथवा अन्य जो क्रियाकलाप है, सामुदायिक क्रियाकलाप में भाग असंभव हो जाएगी। यानी आप अगर देखो तो जो छोटा बच्चा है प्रारंभिक बाल्यावस्था तक, उसको आप देखो टॉयलेट, उसको पता चल जाता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। जब आप देखते हो बच्चा पैदा होता है, उसे ज्ञान नहीं होता, उसे नहीं पता होता, वो बिस्तर पे ही टॉयलेट करता है, वो डायपर में ही टॉयलेट करता है, उसी में पॉटी करता है, बिस्तर पे ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, उसे कंट्रोल करना आ जाता है, वो सीख जाता है कि मुझे अब टॉयलेट आ रही है, वो बताने लगता है मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पॉटी जाना है ना। तो ये यानी उसने अपनी जो आप देखो अपनी कंट्रोल करना सीख लिया है, अपनी जो उसका आंतों में और मूत्राशय में क्रियाओं की जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करना सीख लिया है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो आगे की अवस्था में नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जा कर के क्या होगा, वो अपनी सामाजिक और जो सामुदायिक क्रियाकलाप हैं वो कर नहीं पाएगा, है ना। एरिक्सन का ये कहना था कि स्वयं की पहचान की भावना विकसित करना यानी स्वयं को संतोषजनक रूप में दर्शाना भी किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण या मुख्य कार्य है। यानी कि अपनी भावना कि मैं कौन हूँ ये जानना और अपने आप को दूसरे के आगे एक हैप्पी पर्सन, एक खुश इंसान, एक संतोषजनक इंसान के रूप में दर्शाना एक किशोरावस्था का महत्वपूर्ण गुण है। अगर अभी आप देखो तो आप भी इसी स्टेज में हो, यानी आप जो हो किशोरावस्था की स्टेज में हो, तो आप इसको अपने आप से रिलेट करके समझ सकते हो कि जो अभी अभी आपके साथ होता है वही पहचान जो आप अभी उपार्जित कर रहे हो या गेन कर रहे हो, वो ही जो है इस से रिलेटेड है। तो आप इसको अपने आप से रिलेट करिएगा कि आप भी क्या इसी तरीके का करते हैं। आप देखोगे किशोरावस्था के दौरान
किशोरों का अधिकतर समय एवं ध्यान उनके स्वयं के विकास पर केंद्रित होता है। यानी बच्चे इस टाइम पे सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने लुक्स के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने हर काम के बारे में कि वो किस तरीके, वो ज़्यादा सजग हो जाता है उसको लेके। इसीलिए जो है वो किशोरावस्था को हम महत्वपूर्ण अवस्था कहते हैं, क्योंकि वो इस समय में बच्चा अधिक समय, उसका अधिक ध्यान जो है वो अपने ही विकास पर केंद्रित होता है। अब इसको एक कठिन समय भी माना जाता है किशोरावस्था को, स्वयं को पहचानने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो कि किशोरावस्था में से पहले बच्चे को स्वयं को जानने के लिए इतना ज़्यादा वो उत्साहित या आतुर नहीं होता है, यानी इस दौरान ही वो सबसे ज़्यादा अपने आप को समझने के लिए चिंतित होता है। बच्चे टेंशन लेने लगते हैं। आपने देखा होगा इस एज से पहले बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती कि वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, किससे कैसे बात करते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, वो उस चीज़ का उनको इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब वो किशोरावस्था में एंटर करते हैं तो उनको इस चीज़ के लिए चिंता होने लगती है कि उनका स्वयं यानी अपनी पहचान क्या है और उन्हें किस तरीके से अपना स्वयं का विकास करना है। तो अगर आप देखें तो किशोरावस्था एक ऐसी ऐसी अवस्था है जिसके अंतिम वर्षों में व्यक्ति स्वयं और पहचान की लगभग स्थायी भावना निर्मित कर लेता है। तो बच्चों, किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं और पहचान की लगभग स्थायी भावना निर्मित कर लेता है, यानी वो जान जाता है और वो दूसरों से कह सकता है कि मैं ये हूँ। किशोरावस्था ही जीवन की एकमात्र ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की पहचान पर तीव्र गति से हो रही शारीरिक परिवर्तनों और तेज़ी से बदलती सामाजिक अपेक्षा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी वो जो अपनी पहचान बनाता है, जो अपने बारे में ज्ञान अर्जित करता है, वो उसके जो शारीरिक बदलाव उस समय हो रहे होते हैं और जो सामाजिक अपेक्षा है या समाज में वो जिस तरीके से अपने अनुभवों से सीखता है और सामाजिक कह सकते हैं हम, अपने आसपास के लोगों के साथ जिस तरीके के उसके रिश्ते हैं या रिलेशंस हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है और वो उसकी पहचान को भी प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। यानी जो उसके शारीरिक परिवर्तन हैं और सामाजिक अपेक्षा है जो समय समय पे बदलती रहती हैं, तो वो सारी उसको उसके ज्ञान को, यानी उस जो किशोरावस्था में जो व्यक्ति है उसके ज्ञान को प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा होगा कि इस एज में, जिस एज में आप हैं, ये किशोरावस्था ही है बेसिकली। तो जो 12 साल से 18-19 साल की उम्र होती है, तो इस एज में जो है आप देखते हैं कि आपके अंदर एक तो शारीरिक बदलाव आते हैं, एकदम तेज़ी से वज़न बढ़ना और कई सारे आपने देखा होगा लड़कियों में, लड़कों में वॉइस जो है वो हैवी हो जाती है, लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और शारीरिक चेंजेस आते हैं। आपने देखा है हाइट बढ़ती है, आपका जो शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी से होता है। और उसके अलावा जो है उसके ऊपर, यानी भावनात्मक रूप से भी अगर देखें तो उस व्यक्ति के ऊपर, यानी आपके ऊपर जो किशोरावस्था में हैं आप, तो आप देखते होंगे कि बहुत ही जल्दी आप पर किन्हीं बातों का असर हो जाता है। बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, यानी एकदम से आपके मूड बदलते हैं। कोई आपको कुछ बोले, आपको जल्दी बुरा लग जाता है, आप जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहे अपने फ्रेंड सर्किल में हो, चाहे अपने रिश्तेदारों में हो, तो जो भी समाज में आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे आपका किसी से भी कोई भी रिश्ता है, वो बहुत जल्दी आपको प्रभावित करता है। आपके दोस्तों की बात आप ज़्यादा जल्दी सुनते और समझते हो बजाय कि आपकी मम्मी पापा के, क्योंकि आपको लगता है कि आपको आपके फ्रेंड्स बेहतर ढंग से समझते हैं। तो वो जो असर सारी चीज़ों का आपके ऊपर पड़ता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप अपने गुस्सा जल्दी कर लेते हो, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपने दोस्तों की इन्फ्लुएंस में उनकी चीज़ों में ज़्यादा रहते हो। जैसा आपकी दोस्त बोलती है ऐसा करना चाहिए तो आप वो करते हो, ऐसा पहनना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, घूमना चाहिए। तो वो जो सारी चीज़ें आपको इस एज में जो अफ़ेक्ट करती हैं, वो सब सामाजिक आपकी जो अपेक्षा है वो ही है। तो उनकी वजह से भी, और आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपके शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं,
तो जो शारीरिक परिवर्तन भी हो रहा है उसका असर जो है वो पहचान पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी अगर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिलेगा, पॉजिटिव आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आपके अंदर जो हमने इससे पहले पढ़ा था आत्मसम्मान, यानी पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम बनती है ना। और अगर वही चीज़ों का नेगेटिव पड़ेगा, बच्चों को अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, ना उसे कोई समझने वाला है, उसको हर कोई उसको गलत नज़रिए से देखता है, या फिर उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो वो उसको या शारीरिक परिवर्तन को या सामाजिक अपेक्षा को नेगेटिव वे में अगर ले, तो उसको उसके अंदर नेगेटिव सेल्फ एस्टीम और अपने लिए एक हीन भावना सी उत्पन्न होने लगती है। यानी कि वो अपने आप को हमेशा नेगेटिव ही समझता है, उसकी जो आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये अनुकूल परिस्थितियाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ दोनों पर निर्भर करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्टेज है, ये सबसे ज़्यादा इस स्टेज में जो किशोरावस्था वाली जो स्टेज है, इस एज में ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति अपनी पहचान करता है या अपने आप को समझ पाता है। तो अब किशोरावस्था के दौरान हम आगे ये कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि क्या क्या किस तरीके से विकास होता है उनके अंदर सेल्फ का। तो आप इसे अपने साथ भी जोड़ के लिख सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये होता है कि हम किशोर से, या आपने देखा होगा हमेशा मम्मी पापा ये कहते हैं कि अब आप बड़े हो गए हो, आप बड़ों की तरह व्यवहार करो, है ना। आप सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में अपने उत्तरदायित्व बनो, ये करो वो करो, घर के काम करो, बाहर के काम करो, है ना, परिवार के काम करो। तो यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हर बच्चा है वो अपनी संस्कृति के हिसाब से अलग अलग आत्मनिर्भर बनने का जो उसका सफ़र है वो अलग अलग होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें तो बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ वेस्टर्न कल्चर ऐसा होता है कि जब बच्चा टीनेज हो जाता है, बड़ा हो जाए, तो माँ बाप उसे छोड़ देते हैं कि जाओ आप अपना खुद कमाओ। बच्चे वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने लिए खुद करते हैं। उनको आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है और उनको माना जाता है कि बच्चे आप इस एज में उनको आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। और वहीं हमारे वहाँ इंडियन जो कल्चर है, बिल्कुल ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारे वहाँ आत्मनिर्भरता जो है वो ज़्यादा हमारे वहाँ ज़्यादा ये किया जाता है कि परिवार में रहकर आत्मनिर्भरता हो बच्चे, यानी हमारे माँ बाप के साथ सीखें और उनके साथ रहें, परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाएं, है ना। तो ये देखो, संस्कृति के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग अपेक्षा रखी जाती है। दूसरा क्या है, कई किशोरावस्था किशोरों और अन्य लोगों के बीच दुविधाओं और असहमतियों की अवस्था भी कहते हैं हम, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि हम जो बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी तरह का व्यवहार करते हैं बच्चों की तरह, है ना, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करके मुझे भी प्यार से समझाया जाए, है ना। वो वैसे ही सांत्वना भी पाना चाहता है जैसे कि वो मुश्किल समय में एक छोटा बच्चा चाहता है। यानी जब बच्चा परेशान होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपके अंदर जब कोई परेशानी होती है या फिर आप कुछ जैसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हो और लड़ाई झगड़ा करते हो, तो आप उम्मीद करते हो कि दूसरा जो है आके आपको मनाए, है ना। और आप उसी तरीके से अपने आप को पैम्पर करना अपने लिए ऐसा चाहते हो कि आपको आकर के कोई बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाए। तो यानी ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे अन्य लोगों के साथ जो है दुविधाओं और असहमति भी हो जाती है कई बार। उसके अलावा क्या है, जैसे हमारे घर में भी होते हैं, अब आपके घर में भी होते हैं, जो बड़े हैं वो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं कि आप बड़े हो, आप परिवार की तरह रहो, आप ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, है ना। अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसे व्यवहार करो, इस तरीके से बोलो, ऐसे बदतमीज़ी से मत बोलो, अब आप बड़े हो गए हो, है ना। उस समय केवल बच्चे को ये समझा जाता है कि आप बड़े हो, लेकिन जब भी कोई परिवार की अहमियत वाला कोई काम होता है, कुछ कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ करना होता है, तो वहाँ पे कई बार माँ बाप कहते हैं आप बीच में मत बोलो, आप बच्चे हो या आप छोटे हो, है ना। तो ये एक ऐसी हमारी ट्रेडिशन में है कि इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर या किशोर के अंदर एक परस्पर विरोधी भावनाएं होने लगती हैं। यानी वो ये एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि वैसे तो हमें बोला जाता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, बड़ों की तरह बिहेव करो, लेकिन जब बात आती है डिसीजंस की और घर के परिवार में कोई चीज़ करने की, तो बोलते वक्त हमें बोला जाता है कि आप मत बोलो, आप अभी बच्चे हो। तो ये
ऐसी स्टेज जो होती है वो बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और वो समय ऐसा अनुभव करने लगते हैं जो परस्पर विरोधी हो। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो किशोरावस्था के दौरान परिवार और समाज की अत्यधिक अपेक्षाएं जो होती हैं, यानी जो घर वाले और समाज वाले रखते हैं, किशोर की खुद की स्वयं की बदलती आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उस समय उसके शरीर में काफ़ी शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, उसका विकास अभी हो रहा है अच्छे से। तो वो और उसके अलावा जो इस तरीके की मूड स्विंग्स वगैरह हैं और नए नए विकास हो रहे हैं, है ना, दोनों तरीके से, भावनात्मक तरीके से भी और शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो ये सब चीज़ों के बीच में जो है बच्चा बहुत ही उलझन में फंस जाता है, यानी पहचान संबंधी उलझन और भूमिका संबंधी उलझन में फंस जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर वो है क्या, उसकी क्या रोल है, वो ये सब चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि ना तो उसे ज़्यादा बड़ा समझा जाता है, ना तो उसे बच्चा समझा जाता है। कभी उसे कह दिया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करो, कभी कहा जाता है कि नहीं। तो ये हमारे इंडियन फैमिलीज़ में, हमारे कल्चर में ये एक ट्रेडिशन है कि या आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गलत है, उसे माँ बाप जो है उसे समझा नहीं पाते कि आप गलत हो, क्योंकि एक स्टेज ऐसी है कि ना बच्चा मानने को तैयार होता है, वो अपनी ज़िद करता है, उसके अपने मूड स्विंग्स होते हैं। तो वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे वो खुद की ही बनाई हुई परेशानियों में या सोच में सब में उलझ जाता है। तो उसे अपनी भूमिका संबंधी या पहचान संबंधी जो है वो एक तरीके की उलझन का वो अनुभव करने लगते हैं। तो अगर आप देखो कई बार क्या होता है, कई बार किशोर दिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में बिल्कुल मुश्किल महसूस करते हैं और कई बार उनको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, आप लोग कई बार ऐसा करते होगे कि आप सोचते होगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और आप वो कर नहीं पाते। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो कि मुझे इतने बजे उठना चाहिए, मुझे इतने बजे सोना चाहिए, इतने मुझे ये करना चाहिए, है ना, लेकिन आप वो कर नहीं पाते क्योंकि वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। वो अपने काम में जो है समय केंद्रित नहीं कर पाते, वो मुश्किल होती है उन्हें। ठीक है, तो अगर आप ये समझो कि ये जो किशोर की पहचान बनाना, यानी जो टीन एज में जो आप लोगों की एज में एक पहचान बनाना है, वो एक तरीके से एक सामान्य हिस्सा है विकास का। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के साथ या दो के साथ हो रहा है, ये सारे ही बच्चे टीन एज में या किशोरावस्था में एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल थिंग है, एक नॉर्मल चीज़ है विकास की या डेवलपमेंट की, आप कह सकते हो एक सामान्य हिस्सा है ये आपके विकास की प्रक्रिया का। तो इस समय जो आपके अंदर विरोधाभासी भावनाएं होती हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर जो कहना चाहिए जो मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा है, और आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, वो एक विकास प्रक्रिया का अनुभव है। क्योंकि आगे जा कर के यही जब किशोरावस्था पास करके आप एडल्ट एज में आते हो, आप थोड़े और बड़े हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो, तो आप खुद ब खुद अपने अनुभवों से ये चीज़ सीखते हो कि हाँ, जो आप पहले करते थे वो गलत था, वो ऐसा था, वो वैसा था। क्योंकि हर एक टीन एज या कह सकते हैं हर किशोर जो है ये एक्सपीरियंस करता है, ये सारे अनुभव एक्सपीरियंस करता है जो आजकल या अभी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे ये एक बहुत ही जटिल कह सकते हो एज है या स्टेज है जहाँ पे बच्चे के लिए पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये विकास की सबसे तेज़ प्रक्रिया, यानी इस समय जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, चाहे वो इमोशनली हो या फिज़िकली हो। तो ये सारी चीज़ों का उसके किशोर के ऊपर असर भी पड़ता है और वो अपनी पहचान इस समय जो है बना चुका होता है, यानी वो सब चीज़ें अपने अनुभव से अपने बारे में वो जान जाता है। तो अगर हम आगे पढ़ें अब, तो हम देखें कि किशोरावस्था में स्वयं भावना की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी जब स्वयं की भावनाएं किशोर डेवलप कर लेता है, हो जाती हैं, विकास हो जाता है, तो उसके अंदर क्या विशेषताएं आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखें अमूर्त आत्मवर्णन, यानी किशोरावस्था के दौरान जो आत्म विवरण, यानी जो अपने बारे में सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो किशोर देते हैं, वो डेवलप हो जाता है। वो आराम से अपने बारे में बता सकता है, जैसे वो ये बता सकता है कि मैं इतना लंबा हूँ, मैं मज़बूत हूँ,
या अपनी खूबसूरती के बारे में, है ना, वो अपने बारे में जो है बता सकता है। और वो अमूर्त आत्मवर्णन यानी इसकी अपेक्षा स्वयं के व्यक्तित्व के आंतरिक गुणों पर ज़्यादा बल देगा। इस अवस्था के दौरान वह अक्सर स्वयं का विवरण शांत, संवेदनशील, बहादुर, भावुक अथवा सच्चा होने के रूप में दे सकता है। यानी एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कहते हैं, वो उसके आत्म विवरण इस तरीके से देता है। अगर बोला जाए किसी आप लोगों में से किसी को बोला जाए डिस्क्राइब योर सेल्फ, या फिर आप अपना विवरण दो, इंट्रोडक्शन दो, तो आप ये बोलोगे, आप ये तो नहीं बोलते हो ना कि मैं मेरा नाम ये है और मैं गोरी हूँ, मैं लंबी हूँ, मेरी हाइट इतनी है, कभी भी नहीं। तो हाँ, वो इन चीज़ों की अपेक्षा इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है कि वो अपने पॉजिटिव साइड्स को ज़्यादा बताएगा कि आई एम इमोशनल या आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड अपने बारे में जो उसकी अच्छी आदतें, अच्छी बातें हैं, वो बताएगा रादर देन फिज़िकल आपका। हालांकि उसे ज्ञान है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो बेटर हैं, लेकिन वो ही चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देगा जो जिस चीज़ों से उसको आंतरिक गुण जो उसके अंदर हैं। उसके अलावा आप देखो विरोधाभासी आत्मविवरण यानी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। बच्चों को हमेशा आप देखोगे किशोरों को, तो हमेशा वो इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है, वैसे तो मैं शांत रहता हूँ लेकिन आसानी से विचलित हो जाता हूँ। वैसे तो मैं बहुत चुप रहती हूँ लेकिन मैं अपने दोस्तों के बीच में, अब जिसको मैं फ्रेंड्स बना लेती हूँ, मैं उससे बहुत बात करती हूँ, है ना। यानी ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वो एक बार कह रही है कि मैं शांत रहती हूँ, दूसरी बार कि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स से बातें करती हूँ। यानी वो एक प्रकार का विरोधाभासी विवरण है जो कुछ किशोर अपने बारे में बताते हैं। इसके अलावा स्वयं की समझ में अस्थिरता यानी किशोरी जो जो आप टीन एज में जो होते हैं, वो अपने बारे में यानी समझ, परिस्थिति और समय के अनुसार जो है अपनी समझ बदलते रहते हैं, क्योंकि वो कई उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं इस स्टेज के दौरान, और ऐसी परिस्थितियाँ का अनुभव करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों का, जिनमें उन पर उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है, जैसे जब आप 10वीं कक्षा आपने पढ़ी और आप 11वीं कक्षा में प्रवेश किए, तो आप जब वयस्क होने लगे हैं, परंतु घर पर जब आप अपने माता पिता को पहले की तरह बच्चा समझकर ही व्यवहार करते हैं, तो आप निश्चित ही सोच में पड़ जाते होंगे कि क्या आप अभी भी बच्चे ही हैं या हम बड़े हो गए हैं, है ना। यानी इससे ये मतलब है कि आपको स्वयं की समझ में ये नहीं पता था। जैसे 10th से आप 11th में चले गए हो, 11th के बाद आप 12th में आते हो, 12th के बाद आप कॉलेज में आते हो, तो बच्चा अपने आप को कभी कभी ऐसा समझता है कि मैं बच्चा हूँ, कभी कभी वो समझता है कि नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। जब बड़े बच्चों की तरह व्यवहार करते तो उन्हें उन्हें मतलब ये एक अस्थिरता सी उनके मन में रहती है कि वो किस तरीके से अपने आप को समझे। तो ये एक समझ में उनकी इस टाइम पे अस्थिरता होती है। वो ये भी नहीं समझ पाते कि हम बड़े हैं, या वो ये भी नहीं समझ पाते कि हम बच्चे हैं, बिकॉज़ एक मिडिल एज है, तो इसीलिए इस चीज़ का कन्फ्यूजन उनके अंदर बना रहता है। अब हम देखेंगे आत्मवर्णन में आदर्श और वास्तविक आत्म शामिल हैं। यानी जो आत्म विवरण जो किशोर अपने बारे में देते हैं, वो अपने वास्तविक और आदर्श, है ना, उन दोनों को शामिल करता है। जैसे अगर आप देखते हैं, आदर्श तो आपको पता है, आदर्श वो होता है जो आप बनना चाहते हैं, वास्तविक जो आप हैं। तो आदर्श स्वयं कहा जा सकता है कि जब आप किसी चीज़ को बनना चाहते हैं। जैसे कोई सांवली लड़की है, गेहुए रंग की है, तो वो साधारण सी है, लेकिन वो चाहती है कि मैं गोरी दिखूँ, सुंदर दिखूँ, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि वो जैसा बनना चाहती है वो, और वो जैसी है, वो दोनों आत्मविवरण में शामिल करता है। बच्चा दोनों को ही स्वयं की समान बनाना चाहते हैं। अगर आप देखो किशोरावस्था के दौरान उनका आदर्श स्वयं जो होता है वो अधिक प्रमुख होता है। ठीक है, सचेत यानी बच्चे अपने बारे में हमेशा सचेत रहते हैं। इस एज में आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कॉन्शियस हो जाते हो या फिर सचेत हो जाते हो कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोटे हो, जैसे कोई बहुत मोटी है तो कोई सोचती है मैं मोटी हूँ, मुझे कोई घूर तो नहीं रहा है, मैं काली हूँ, है ना। इस तरीके से ये
ये बातें एक किशोर के अंदर होना बिल्कुल सामान्य है। जैसे उन्हें अपने रंग रूप को लेके या शारीरिक बनावट को लेके वो हर समय पे टेंशन में रहते हैं कि नहीं हमें ये करना है, हमें पतला होना है या हमें ये करना है। और उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर उनके सपोज़ पिंपल हो जाते हैं फेस पे तो कहते हैं अरे पिंपल, ऐसा तो नहीं कि सब उसे देख रहे हैं सिर्फ पिंपल होने की वजह से, है ना। तो वो चाहता है कि वो अपने आप को एक आदर्श के रूप में, जैसे कि आदर्श जो उसने अपना बनाया हुआ है अपने मन में, वो उसके रूप में उसको प्रमुखता देते हैं कि हमें ऐसा बनना है। तो वो इस चीज़ के लिए हमेशा चिंतित रहता है। आपने देखा होगा, आप हमेशा टेंशन में रहते होंगे इस एज में, किसी न किसी चीज़ को लेकर के, अपनी लुक्स को लेकर के हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो ये एक देखो, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तिगत पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं आपको पहले भी बताया कि अगर आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव सेल्फ़ एस्टीम है, आत्मसम्मान सकारात्मक है, तो व्यक्ति अपनी पहचान अच्छी तरीके से बना पाता है। वो दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से संबंध बना पाता है, अच्छे दोस्त बनते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और अगर वो नेगेटिव है तो वो ज़्यादा हमेशा दूसरे से लड़ेगा, नेगेटिव रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो वो अपने अच्छे रिलेशंस जो है, अपने अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाता। तो इसीलिए वो बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन या फिर अकेले रह जाते हैं। तो वो यही स्टेज है टीनेज, जहाँ पे बच्चे ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे जो है हमें अपनी पहचान बनानी है, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, ठीक है। और इसका उसके वातावरण और सामाजिक और शारीरिक जो हैं चीज़ें हैं, उनका बहुत उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझी इससे कि किशोरावस्था के दौरान हमने क्या, किस तरीके से स्वयं का विकास होता है। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वयं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं किशोरावस्था के दौरान। तो ये आप अपने आप से रिलेट करके बता सकते हैं कि आत्मसचेत होना, चाहे तो आप इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करके ले सकते हैं। आत्मसचेत होना, आत्मवर्णन में आदर्श और वास्तविक दोनों आत्म शामिल हैं। स्वयं की समझ में अस्थिरता, विरोधाभासी आत्मविवरण, है ना। और व्यक्तिगत पहचान को, और अगर आप देखें तो इस अमूर्त आत्मविवरण, यानी ये 1 पॉइंट और ये 2, 3, 4, 5, है ना। 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमने किशोरावस्था के टाइम पे पढ़े हैं, यानी ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और उसके अलावा हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये चैप्टर जो आपका 2 है उसका बी पार्ट है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से हम क्विक रिवीजन इसका ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में क्या होता है स्व का निर्माण। जन्म से 2 वर्ष में हमने पढ़ा बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता जब वो पैदा होता है आत्म का। उसके बाद धीरे धीरे उसे अपनी पहचान होने लगती है, जो छवि की पहचान होने लगती है। वो स्वयं में और दूसरों में अंतर बताने लगता है। वो जानने लगता है कि ये मेरी चीज़ है, मेरा खिलौना, मेरी तस्वीर, है ना। उसके अलावा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है उसमें उसने विभिन्न विशिष्टताएं जो है अपने बारे में जानी, जैसे शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर, अपनी गतिविधियों के आधार पर, स्मरण शक्ति के आधार पर, आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर, और अपने अलग अलग गुणों को पहचानने में लेकिन वो असमर्थ होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मध्य तथा उत्तर बाल्यावस्था में यानी 7 से 11 वर्ष में। इसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। आंतरिक विशेषताओं के आधार पर बच्चा स्वयं की पहचान देखता है, सामाजिक पहचान के आधार पर देखता है, तुलना के आधार पर, वास्तविक और आदर्श स्वयं के आधार पर, और मित्र समूह की स्वीकार्यता के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा किशोरावस्था के दौरान सबसे पहली बात कि पहचान बनाना यानी पहचान के विकास हेतु किशोरावस्था महत्वपूर्ण क्यों है। क्या एरिक एरिक्सन ने कहा था, ये बात भी हमें पढ़नी है। जो ये पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पूरा, कि एरिक एरिक्सन ने क्या कहा था और क्या उदाहरण दिया था। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्यों इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था के दौरान विकास। तो इसमें हमने जो ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं बच्चों, ये 1, 2, 3, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और उसके बाद किशोरावस्था के दौरान स्वयं का विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें चीज़ें हमने पढ़ी, उदाहरण भी आपको पता है। और उसके अलावा किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं, यानी ये भी आपको
पढ़नी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, किशोरावस्था क्यों है विज्ञान के विकास हेतु महत्वपूर्ण। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए, आपको अच्छे से ये चीज़ समझनी है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 2 का पार्ट बी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट सी, और हम उसमें थोड़ा आगे और भी पढ़ेंगे कि आगे जा कर के कैसे स्वयं की भावना विकसित होती है और वो किस तरीके से हम उस पहचान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है।